हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सर। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक फ्रॉम द एम्फीबियन डेवलपमेंट। सो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे डॉर्सल साइड, हाउ इट इज़ बीन रेगुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजर, हाउ इट इज़ बीन रेगुलेटेड बाय द बीटा कैटेनिन, और ये बीटा कैटेनिन को स्टेबल करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे बीटा कैटेनिन कैसे और कहाँ पे प्रेजेंट है एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलाइजिंग दैम। सो यहाँ पे जब हम बीटा कैटेनिन के बारे में देखेंगे, वो प्रेजेंट होता है इन द डॉर्सल साइड। सो इस बीटा कैटेनिन को प्रेजेंट प्रेजेंट करने के लिए ओनली इन द डॉर्सल साइड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेगुलेशन। और थ्रू आउट द एम्ब्रियो बीटा कैटेनिन नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि वेंट्रल साइड में इसको वो इनिबिट करके रखते हैं और डॉर्सल साइड में उसको एक्टिवेट करके रखते हैं। तो पहले देखेंगे कि कैसे ये बीटा कैटेनिन एक्टिवेट और इनएक्टिवेट कैसे रहता है, हाउ इट इज बीइंग रेगुलेटेड। एक फैक्टर रहता है, वन इज द WNT11। ये जो क्या है, ये क्या करेगा, स्टेबिलाईज करेगा कुछ प्रोटीन्स को। लाइक WNT11 जो प्रेजेंट है, ये दोनों को स्टेबिलाईज करेगा। ये स्टेबिलाईज करेगा डिसेबल्ड को और जीबीपी को। ठीक है, हमारा और एक बात है कि ये जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट होता है, ये बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करने के लिए भी कोई होता है, दैट इज द GSK3। GSK3 जो प्रेजेंट है वो बीटा कैटेनिन को क्या करेगा, वो इनहिबिट कर लेगा। ठीक है, सो अगर इफ वी वांट दिस बीटा कैटेनिन टू बी एक्टिवेटेड तो क्या होगा, इस GSK3 को इनहिबिट करना है, इसको फंक्शनल नहीं रखना है, जिसके वजह से कि वो बीटा कैटेनिन को इनहिबिट नहीं कर सकता है। सो हु इज डूइंग दैट वर्क, ये जो डिसेबल्ड जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा GSK3 को। ड्यू टू विच जब ये इनहिबिट हो गया, अभी GSK3 जो है वो बीटा कैट को इनहिबिट नहीं कर सकता है। ड्यू टू विच दिस बीटा कैटेनिन विच इज प्रेजेंट इट विल बी एक्टिवेटेड। और ये एक्टिव होकर कहाँ रहता है, इट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड। और ये जो रेगुलेशन जो हो रहा है, ये डॉर्सल साइड में हो रहा है। और एक फैक्टर भी प्रेजेंट है जो कि है GBP। ये GBP क्या कर रहा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस GBP, ये जो GBP जो प्रेजेंट है वो भी क्या करेगा, GSK3 को इनहिबिट करेगा, ताकि वो बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा इन द डॉर्सल साइड। एंड दिस इज द कंडीशन इन द डॉर्सल साइड। सो डॉर्सल, ये एक एम्ब्रियो का डॉर्सल और वेंट्रल साइड कैसे, हु इज रेगुलेटिंग दैट, द पॉइंट वेयर द स्पर्म इज बाइंडिंग विद द एग। ठीक है, स्पर्म जो एग के साथ बाइंड करेगा, वो जो सरफेस जो प्रेजेंट है दैट इज द वेंट्रल साइड। ठीक है, और जो ऑपोजिट साइड जो प्रेजेंट होगा, ये जो ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होगा दैट इज द डॉर्सल साइड। एंड इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द न्यूकुप सेंटर, ऑर्गेनाइजर, बीटा कैटेनिन एंड ऑल। दिस इज हाउ दिस बीटा कैटेनिन इज बीइंग स्टेबलाइज्ड इन द डॉर्सल साइड। सो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है, जब बीटा कैटेनिन स्टेबिलाईज हो जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है। सो इन द डॉर्सल साइड यू कैन सी दैट दिस बीटा कैटेनिन विच इज प्रेजेंट इट इज बीइंग स्टेबिलाइज, लेकिन ये डिग्रेड हो जा रहा है वेंट्रल साइड पे। क्यों, बिकॉज इन द वेंट्रल साइड जो GSK3 जो प्रेजेंट था वो क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है बीटा कैटेनिन को। और यहाँ पे डिसेबल्ड WNT11 और GBP जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहते हैं। ड्यू टू विच वो GSK3 को इनहिबिट नहीं कर सकता है, ड्यू टू विच दिस GSK3 इज इनहिबिटिंग द बीटा कैटेनिन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है इन द वेंट्रल साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन द वेंट्रल साइड देयर इज TCF3 प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट। ठीक है, और एंड इट इज रेगुलेटिंग द साइमोइड्स ट्विन जीन विच आर द ऑर्गेनाइजर जीन्स। Okay, or we can tell that these proteins are responsible for forming the organizer genes. So इसका जो है वो रिप्रेस कर रहा है TCF3 प्रोटीन, ड्यू टू विच इट इज बीइंग रिप्रेस। इसका जो फैक्टर जो प्रेजेंट है वो रिप्रेस होकर रहता है। ये उस तक रिप्रेस करके रखता है जब तक बीटा कैटेनिन आकर TCF3 प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता है। जैसे ही बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है वो आकर बाइंड करेगा TCF3 के साथ, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, देयर इज सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द जीन्स। वो जीन्स क्या है, दे आर द साइमोइड्स एंड ट्विन जीन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा ट्रांसलेशन, ड्यू टू विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ द साइमोइड्स एंड ट्विन जीन।
ये जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो आकर बाइंड करेंगे और एक प्रोमोटर के पास। हु इज दैट, किससे बाइंड करेंगे, वो बाइंड करेंगे SMAD2 के साथ। ये जो SMAD2 जो प्रेजेंट है वो कहाँ से आया है, इट हैज़ कम फ्रॉम द TCA बीटा सुपर फैमिली विच इज ए पैराक्राइन फैक्टर। ये आकर कहाँ पे बाइंड करेंगे, वो SMAD2 के साथ आकर बाइंड करेंगे एंड दे विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनाइजर जीन्स। ऑर्गेनाइजर जीन्स कौन है, दे आर द कॉर्डिन, नॉगिन, गूस्कॉइड। Okay, these are the organizer genes which are responsible for dorsalizing the embryo. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फॉर द नॉगिन। व्हाट हैपेंस इस नॉगिन व्हेन एक एम्ब्रियो लिया गया था और उससे ट्रीट किया गया था, यूवी रेडिएशन दिया गया था। ठीक है, यूवी रेडिएशन के वजह से उसका डॉर्सल साइड जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट नहीं था, उसका डॉर्शलाइजेशन नहीं हो रहा था। ड्यूरिंग द टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो नॉगिन जो प्रेजेंट है, नॉगिन एमआरएनए को इंजेक्ट किया गया वो एम्ब्रियो में। ओके, इंजेक्ट किया गया एम्ब्रियो में। सो व्हाट वाज द रिजल्ट, यहाँ पे जो डॉर्सल साइड जो डीएक्टिवेट हो गया था वो फिर से डॉर्सलाइज हुआ था when there was injection of the noggin mRNA inside the cell. Okay, so what happens if there is more amount of noggin, अगर नॉगिन का कंसंट्रेशन, ये जो ऑर्गेनाइजर जीन जो प्रेजेंट है, अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल, वो क्या करेगा, डॉर्सल एंड एंटेरियर टिश्यू बनाएगा और उस एम्ब्रियो के पास वेंट्रल एंड पोस्टीरियर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, इट इज व्हेन द एम्ब्रियो इज ट्रीटेड विद द यूवी रेडिएशन and the dorsalization is removed or the dorsalization is deactivated because the cortical rotation, जो cortical rotation होना चाहिए था, for this dorsalization, it was not being done. ओके, कॉर्टिकल रोटेशन नहीं हो रहा था ड्यू टू द डॉर्शलाइजेशन वाज नॉट टेकिंग प्लेस। और ये डॉर्शलाइजेशन को करने के लिए नॉगिन एमआरएनए जब इंजेक्ट किया गया, सो वो ओवरकम किया वो डॉर्सलाइजेशन को करवाने के लिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द डॉर्सलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो थ्रू बीटा कैटेनिन, नॉगिन एंड और द ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ द BMPs आर regulating the dorsal side of the embryo. Thank you everyone for watching this video. देखते हैं वो कैसे डिसेबल्ड के बारे में, WNT11 के बारे में, बीटा कैटेनिन के बारे में हम जो डिस्कस किए थे, वी विल सी हियर इन अ पिक्चरिकल वे। सो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ, लाइक यू कैन सी द स्पर्म इज कमिंग एंड बाइंडिंग विद दिस एग, जहाँ से कि फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जो पॉइंट जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द वेंट्रल एक्सिस, और इसका ऑपोजिट में जो फॉर्मेशन होगा वो होगा डॉर्सल एक्सिस। पहले क्या था, डिसेबल जो प्रोटीन जो प्रेजेंट था वो एनिमल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट था। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ड्यू टू कॉर्टिकल रोटेशन, जैसे कि कॉर्टिकल रोटेशन हुआ, इस तरह वो टर्न हो गया, वो एम्ब्रियो जो एग जो प्रेजेंट है उसका टर्न हो गया, जिसके वजह से माइक्रोट्यूबल्स के साथ जो एसोसिएटेड थे जो प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूबल्स के काइनेसिन के जो साथ जो थे, लाइक GBP और डिसेबल जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट थे, उन लोगों का भी हो गया है शिफ्टिंग, अब वो प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में। ठीक है, जैसे ही ये डिसेबल GBP जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है और WNT जो प्रेजेंट है वो भी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। अब ये सब क्या करेंगे, बीटा कैटेनिन को जो इनहिबिट कर रहा था, दैट इज द GSK3 क्या कर रहा था, बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर रहा था। और यहाँ पे जो प्रोटीन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, लाइक GBP, डिसेबल्ड और WNT11 ये दोनों को स्टेबिलाइज कर रहा था, और ये दोनों क्या कर रहे थे, GSK3 को इनहिबिट। ओके, इट इज बीइंग इनहिबिटेड बाय दिस फैक्टर्स, ड्यू टू विच GSK3 कैन नॉट इनहिबिट द बीटा कैटेनिन। और ये सब चीज़ अब आकर डॉर्सल रीजन में आकर एक्यूमुलेट हो गए, कौन, WNT11, डिसेबल एंड GBP, ड्यू टू विच यहाँ पे जो GSK था उसको इनहिबिट किया गया। ठीक है, इसको किया गया इनहिबिट। ठीक है,
लाइक यू कैन सी इन दिस रीजन, जैसे ही इसका इनिबिशन हो गया बीटा कैटेनिन इस रीजन में स्टेबल हो गया। लाइक यू कैन सी इस रीजन में जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट था वो हो गया स्टेबल, ठीक है। और ये वेंट्रल रीजन में जो प्रेजेंट है GSK3 को इनएक्टिवेट करने के लिए कोई नहीं है, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या होगा, बीटा कैटेनिन को इनहिबिट किया जाएगा, ड्यू टू विच वो डिग्रेडेड हो जाएगा। ओके, जैसे ही इसका डिग्रेडेशन हो गया ये वेंट्रल का फॉर्मेशन करेगा। सो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट होता है वो थ्रू आउट द एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है ड्यू टू सम ऑफ द प्रोटीन्स। ये जो बीटा कैटेनिन का किस रीजन में स्टेबिलाईजेशन हो रहा है और किस रीजन में डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर वो स्टेबिलाईज हो रहा है ड्यू टू सम ऑफ द प्रोटीन्स, उस रीजन में फॉर्मेशन होगा डॉर्सल साइड का। अगर उसका इनहिबिशन हो रहा है ड्यू टू सम ऑफ द प्रोटीन्स, सॉरी, अगर बीटा कैटेनिन का स्टेबिलाईजेशन हो रहा है ड्यू टू सम ऑफ द प्रोटीन्स, इट विल फॉर्म द डॉर्सल साइड। अगर उसका डिग्रेडेशन हो रहा है देन इट विल फॉर्म द ventral side of the embryo. In this way the dorsal and the ventral side of the embryos or the egg are being decided. Okay, हम देखेंगे कि वेजिटल नोडल रिलेटेड सिग्नल कैसे होता है। वेजिटल नोडल सिग्नल कैसे रेगुलेट, वेजिटल नोडल सिग्नल जो प्रेजेंट होता है वो कैसे रेगुलेट कर रहा है डॉर्सल और वेंट्रल रीजन का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेज टी और वेज वन जो प्रेजेंट है वो वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है, एंड जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है, और ये दोनों सिनर्जेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अनदर वन फैक्टर विच इज नोन एज XNR। ये जो XNR जो प्रेजेंट है दैट इज वर्किंग एज ए मॉर्फोजन, दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वेंट्रल रीजन में XNR का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है एंड ज़्यादा है डॉर्सल रीजन में, और ये सब कब होता है, इन द लेट ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। ये यू कैन सी दिस, इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्टेज 8, 9 एंड 10। ये जो सब काम हो रहा है 8, 9, 10 में काम हो रहा है। सो ये जो XNR जो प्रेजेंट होता है व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ XNR, तो वो ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन करेगा, और जहाँ पे XNR का लेवल कम होता है यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, BMP4 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड XWNT8 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर XNR का कंसंट्रेशन कम रहता है। और ये क्या करता है, ये जो है वो वेंट्रल मेसोडम का फॉर्मेशन कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ XNR ये डिसाइड करेगा कि वो क्या फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर XNR का जो कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट है वो बहुत ही लो है, बहुत लो और नो कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा वेजिटल रीजन करेगा, ठीक है। अगर वेजिटल रीजन ऑफ मेसोडम, और अगर XNR का जो कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट है वो इंटरमीडिएट है, ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इट विल गिव द लेटरल मेसोडम का फॉर्मेशन करेगा। और जब XNR का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा व्हाट इट विल फॉर्म द डॉर्सल मेसोडम का फॉर्मेशन होगा, ओके। ये जो XNR जो प्रेजेंट होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, बीटा कैट जो प्रेजेंट होता है व्हाट इट डू, बीटा कैटेनिन जब हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इट डज, इट एक्टिवेट नोडल रिलेटेड जीन्स का एक्टिवेट कर रहा है, कब, जब बीटा कैटेनिन हाई अमाउंट में रहता है, ठीक है। सो ये जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है अलोंग विथ वेज टी वो क्या करेगा, XNR को फॉर्मेशन करेगा, लाइक XNR1, XNR5 और XNR6 को वो एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा। और ये जो डॉर्सल रीजन में क्या होगा, डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होगा ऑर्गेनाइजर जीन, ठीक है। सो हियर यू कैन ऑल्सो सी अगर बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है तो it will help in the formation of nodal related genes and it will help in the formation of the organizer along with the VEG-T and VEG1। ये दोनों बीटा कैटेनिन, VEG-T, VEG1 अगर प्रेजेंट रहेंगे what it will do, it will help in secretion of the nodal related genes and the concentration of nodal related genes will be high and it will form in the organizer।
नेक्स्ट, वेज टी और वेज वन अगर प्रेजेंट है, बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं है, ड्यूरिंग दैट टाइम नोडल रिलेटेड जीन्स विल बी लो, और उसमें प्रेजेंट होगा क्या, वेंट्रल मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा. दिस इज हाउ द वेजिटल नोडल रिलेटेड जीन्स or vegetal nodal related signals are working for the dorsalization or ventralization of the embryo. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और एक फैक्टर जो कि है BMP4. ये जो BMP4 जो प्रेजेंट है वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि वेदर यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा वो डॉर्शल होगा या वेंट्रल होगा. सो एक एम्ब्रियो में तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक द एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म जो कि है मिडिल में प्रेजेंट रहता है, और नीचे वाले जो वेजिटल सेल के पास प्रेजेंट होता है दैट इज द एंडोडर्म. सो यहाँ पे एक फैक्टर है जिसका नाम है BMP4. ये डिसाइड करता है कि वो कौन से साइड में क्या फॉर्मेशन होगा. ठीक है. सो एक्टोडर्म मतलब ये ऊपर का जो रीजन जो प्रेजेंट है, एक्टोडर्म जो प्रेजेंट है उसका डिफॉल्ट फैट क्या होता है, एक्टोडर्म का जो डिफॉल्ट फैट जो होता है इट इज द न्यूरल टिश्यू. ये न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है. बट जब BMP4 प्रेजेंट रहेगा, जब BMP4 जब प्रेजेंट रहेगा वो क्या करेगा, वो एक्टोडर्म को क्या बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा. ठीक है. सो ये किस रीजन में एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा, इन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल सरफेस ऑफ द एक्टोडर्म को वो एपिडर्मल टिश्यू में बनाएगा. लेकिन वो डॉर्सल साइड में ऑर्गेनाइजर जो प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑर्डिन, नॉगिन, पॉलिस्टर्सन, कुछ भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल, ये क्या करेंगे, ये BMP4 जो प्रेजेंट है उसको इनहिबिट करेंगे. ड्यू टू विच BMP4 के प्रेजेंस में क्या होता था, एपिडर्मल टिश्यू हो रहा था. अब वो एपिडर्मल टिश्यू नहीं बनाएगा. ठीक है. वो एक्टोडर्म का जो डिफॉल्ट फैट था न्यूरल टिश्यू बनाने का डॉर्सल सरफेस पर वो न्यूरल टिश्यू ही बनाएगा. ठीक है. वो एपिडर्मिस टिश्यू नहीं बना सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे. व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स है लाइक SOX3, FOXD4, न्यूरोजेनिन. ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूरल टिश्यू को फॉर्म करने के. दिस 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन. ठीक है. न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन के लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन BMP जो प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस पे इन सभी को वो इनहिबिट करके रखता है, क्योंकि इसको क्या बनाना है, इसको जो बनाना है उसको एपिडर्मल टिश्यू बनाना है. इसीलिए वो जो न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स का रिस्पॉन्सिबल था और जो जिनका प्रेजेंस होना चाहिए था न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करने के लिए, वो सभी जीन्स को इनहिबिट कर रहा था BMP4. कौन सा रीजन में, इन द वेंट्रल सरफेस वो इनहिबिट कर रहा था. ठीक है ना. जो एपिडर्मल के लिए जो इंड्यूसर जो प्रेजेंट होते हैं, व्हाट आर दे आर द BMPs. एपिडर्मिस को जो बनाने वाले हैं दे आर द BMPs. एपिडर्मिस को कौन बनाएंगे, BMP4 बनाएंगे. ये जो BMP भी जो प्रेजेंट है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ BMPs. लाइक कौन कौन से BMPs होंगे, BMP4 होंगे, BMP2 होंगे, BMP7 और एंड ADMP. इन सभी मिलकर क्या बनाएंगे, ये सब मिलकर दिस आर द एपिडर्मल इंड्यूसर. और ये जो एपिडर्मल इंड्यूसर कहाँ पे वर्क करेंगे, ये जो वर्क करेंगे वेंट्रल सरफेस में, ये सब वर्क करेंगे. तो ये जो BMP जो प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेगा जब वो BMP ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस BMP, जब BMP जो प्रेजेंट है, BMP जब एब्सेंट है, टोटली वो एब्सेंट है, तो वो क्या बनाएगा, डॉर्सल सरफेस बनाएगा, डॉर्सल मेसोडर्म बनाएगा. ठीक है. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ BMP का अमाउंट जब लो है, एज कंपेरेटिवली लो है और मीडियम है, वो क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनाएगा.
देन व्हाट विल बी हैपन, बीएमपी का जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई रहेगा, देन व्हाट इट विल डू, इट विल मेक द वेंट्रल मेसोडम। ठीक है, बीएमपी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे बनाएगा डॉर्सल मेसोडम। बीएमपी थोड़ा अमाउंट में है, इंटरमीडिएट मेसोडम बनाएगा, और बीएमपी कुछ भी नहीं है तो वो वेंट्रल मेसोडम बनाएगा। ठीक है, और एक बीएमपी इनहिबिटर, बीएमपी का जो इनहिबिटर जो प्रेजेंट है वो वेजिटल साइड में भी एक बीएमपी इनहिबिटर रहता है जो कि है नॉरिन इट इज इनहिबिटिंग द बीएमपी ऑन, एंड दिस नॉरिन विच इज प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होता है। दिस इज हाउ दिस BMP is regulating. So let us again revise. So जो BMP जो present है, why it is responsible? It is responsible for making the epidermal tissue. So epidermal जो ectoderm का जो फैट जो present है, तीनों layers present है, एम्ब्रियो में तीनों layers formation होगा। लाइक ऊपर का जो एनिमल रीजन में present होगा वो होता है ectoderm, मेडियल रीजन में जो present होगा वो होता है mesoderm, डाउन रीजन में जो present होता है वो है वेजिटल हेमिस्फीयर। ठीक है, और इट इज नोन एज द एंडोडर्म। वेजिटल सरफेस के पास होगा एंडोडर्म, ऊपर होगा एक्टोडर्म, बीच में होगा मेसोडर्म। सो ये जो फैट जो होता है एक्टोडर्म का जो नेचुरल फैट जो प्रेजेंट है, बाय डिफॉल्ट जो फैट होता है वो है न्यूरल टिश्यू। और ये न्यूरल टिश्यू को इनहिबिट कौन कर रहा है, इस फैट को इनहिबिट कौन कर रहा है फॉर मेकिंग द एपिडर्मल टिश्यू, वो है BMP4। वो BMP4 जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि है डिफॉल्ट फैट ऑफ द एक्टोडर्म, उस जीन्स को इनहिबिट कर रहा है वो BMP4। वो जीन्स क्या है, SOX3, FOXD4, न्यूरोजेनिन। ये जो जीन्स जो प्रेजेंट है वो क्या फॉर्मेशन करेंगे, न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और ये न्यूरल टिश्यू को फॉर्मेशन करने के लिए इनहिबिट करेगा कौन, BMP4, ताकि वो एपिडर्मल टिश्यू बना सके। ठीक है, सो BMP4 विल इनहिबिट द SOX3, FOXD4 एंड न्यूरोजेनिन। ठीक है, और एक फैक्टर रहता है जो कि इनहिबिट करेगा BMP4 को, दैट इज द नॉरिन, जो कि प्रेजेंट रहता है वेजिटल हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट, एपिडर्मल को इंड्यूस करने के लिए जो BMPs रिक्वायर्ड है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ BMPs लाइक BMP4, BMP2, BMP7 एंड ADMP। ये सब क्या करेंगे, एपिडर्मल सेल को इंड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, BMP जब हाई अमाउंट में रहेगा तो क्या होगा, वेंट्रल मेसोडम बनाएगा। जब लो अमाउंट में रहेगा तो इंटरमीडिएट मेसोडम बनाएगा। जब उसका प्रेजेंस ही नहीं है, BMP का प्रेजेंस ही नहीं है, देन इट विल मेक द डॉर्सल मेसोडम। ओके, सो BMP को इनहिबिट कौन कर रहा है, डॉर्सल साइड में BMP क्यों नहीं रह रहा है, बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजर जीन्स प्रेजेंट होके जो कि है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स, whose examples are cordin, nogin and follistatin। ये क्या करेंगे, BMP4 को वो इनहिबिट करेंगे। ओके,